हमने ये राज्य जो लिया, जिस अवधारणा पे इस राज्य को बनना चाहता, जिसको लेके हमने सपने देखे थे कि 9 जिलों को लेकर के ये राज्य बनेगा, तो जहां दूर दराज शासन प्रशासन नहीं जाता है वहां तक सरकार जाएगी, हमारा विकास होगा, माँ बहनों के जीवन में खुशहाली आएगा और ये राज्य विकसित राज्य बनेगा। लेकिन मैं आपको बताते हुए पीड़ा होती मुझे कि आज आप देखोगे परिदृश्य इससे बदल के, यहाँ की सरकारें, जब ये राज्य हमें मिला तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि जिस उद्देश्य के लिए राज्य बना, जिन 9 जिलों को लेकर के इस राज्य की अवधारणा की गई थी, उसपे पहली चोट उसी दिन हो गया जब हरियाणा मूल का एक व्यक्ति यहाँ का पहला मुख्यमंत्री बन जाता है। ये बड़ी पीड़ादायक है, ये सोचने लायक बात है। और उन्हीं ने इस राज्य के मूल निवास को खत्म करने का काम किया। उन्होंने ये नहीं हुआ है। हमारे साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बना, लेकिन 1950 का जो मूल कानून है वो पूरे देश में लागू है, लेकिन उत्तराखंड में क्यों नहीं? आप सोचिए जरा, क्या इस राज्य को अपना मुख्यमंत्री नहीं मिल सकता था? ये हमको सोचना पड़ेगा। और ये सोच क्यों शुरू हुई? क्योंकि यहाँ के रहन सहन, खान पान, कला, भाषा, बोली, संस्कृति, यहाँ के गाड़ गए भीमल तीमल सेमल, यहाँ के खाट जो हमारे खाल चाल है, उन पे चोट करने का काम किया गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से क्या बुरा था, लेकिन हमें लगा है कि शासन प्रशासन हमसे दूर है। रानी कुमाऊं में रानी बाग से ऊपर हमको मेडिकल और इंजीनियरिंग में आरक्षण मिलता था, हमको ऋषिकेश के ऊपर से हमको आरक्षण मिल जाता था, और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में ये आरक्षण मिलता था, हमारे बच्चे आगे आते थे। लेकिन आज मिल क्या रहा? क्या मिल रहा हम लोगों को? मैं क्योंकि सीमांत जनपद का व्यक्ति हूं, और सीमांत जनपद का व्यक्ति आया हुआ उस पीड़ा को समझ सकता है, उस दर्द को समझे कि आज भी मेरी विधानसभा में लोग 22 किलोमीटर जाने को, तो पैदल को जाने को मजबूर है, 18 किलोमीटर जाने को मजबूर है लोग। क्या इसके लिए राज्य बना है? अरे मुझे तो क्षेत्र के लोग कई बार कहते हैं कि भट्ट जी के 7 महीने हो गए, भाई विधायक जी तो दिखे ही नहीं। मैंने कहा हमारे यहाँ दसोली में सियोन एक गांव है, वहां के भगवान जी देव यात्रा पे निकले। मैंने कहा 6 महीने में हो तो आधा दसोली नहीं घूम पाए। मैंने तो पूरी विधानसभा घूमनी है, मुझे पूरी विधानसभा घूमने में 6 से 7 महीना लग जाता है। और जिस विधायक को अपने क्षेत्र में घूमने के लिए ये समय लगेगा, वो शासन प्रशासन में कहाँ काम कराएगा? आप बता दीजिए। काम तो सचिवालय से होना ना, शासन तो वहां से गबन होगा। मैं यहाँ जनता के बीच है तो जनता की समस्याएं कौन दूर करेगा? और यदि हम वहां रहते तो जनता के बीच कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसके लिए क्या ये राज्य बनाया? अरे एक विधानसभा 4000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, और एक विधानसभा 200 वर्ग किलोमीटर की, एक विधानसभा 350 किलोमीटर लंबी, और एक विधानसभा 3 किलोमीटर लंबी। क्या इसके राज्य बनाया? अरे आप सोच लीजिएगा। और मैं आपको कह रहा हूं, यदि आपके खूनों में ना, रगों में खून दौड़ता हुआ पहाड़ का, तो ये बाहें जरूर फड़फड़ाएंगी। जरूर आपके अंदर आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। हम लोग आजाद हो गए, लेकिन सिंबलों के गुलाम रहे, और हम ये सोच नहीं पाते हैं कि सही को सही कहा जाए, गलत को गलत कहा जाए। राज्य जिस अवधारणा के लिए राज्य बना, जिस सोच के लिए हमने राज्य लिया था, उस पर पूरी तरह से कुठाराघात किया जा रहा, पूरी तरह से चोट की जा रही। ये राज्य केवल खनन के लिए बन गया, ये राज्य केवल चोरी के लिए बन गया। अरे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। इस देश की 74% भूभाग को हम पानी पिलाते हैं, 74% भूभाग को। हम इस पानी की वजह से हमारे खेत बहते, खलियान बहते, हमारे गौशालाएं बहती, और माँ बहनें यदि जंगल जाती तो कभी कभी बह भी जाती। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा, पहाड़ में हर घर जल, हर घर नल लग गया, 20 तो लग गई, पानी नहीं आ रहा। क्या कभी किसी ने सोचा था पहाड़ के गांवों में कि पैसा दे के पानी पीना पड़ेगा? 10 साल पहले कोई सोच सकता था? लेकिन आज पहाड़ के गांवों में पैसा दे के भी पानी नहीं आ रहा। आज हमारे पहाड़ों के सीने चीरे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाए जा रहे, हमारे प्राकृतिक स्रोत खत्म हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सों पे आक्रमण किया जा रहा है।
और जो रही कई कसर हमारी जमीनों के ऊपर से बड़े बड़े हाई टेंशन जा रहे हैं, लेकिन हमको पानी बिजली के इतने लंबे लंबे बिल थमाए जा रहे हैं। ऊर्जा प्रदेश कहा जा रहा है। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो जाते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं, ये सरकारें कहती हैं कि हमको जिताओ हम तुमको फ्री बिजली देंगे, हमको जिताओ हम फ्री पानी देंगे। अरे पहाड़ियों कहां सो रखे हम लोग? दिल्ली में पानी पैदा होता क्या? दिल्ली में बिजली पैदा हो रही? अरे पानी हमारा, बिजली हमारी, जल हमारे, जंगल हमारे, प्रकृति हमारी, प्राकृतिक संसाधन हमारे, संरक्षण हम करें, संवर्धन हम करें, और दोहनी नीचे वाले करेंगे। क्या इसके लिए तुमने ये राज्य बनाया? इसलिए राज्य बनाया? सोचे जरा क्या मिल रहा हमको, क्या मिलता है? आज तो स्थिति श्रीनगर की हो गई कि अगर ईश्वर न करे किसी के परिवार का कोई खत्म हो जाता, उसको अंत्येष्टि के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। क्या इसके लिए राज्य बनाया तुम लोगों ने? मैं आपको बता रहा हूं, पहाड़ की पीड़ा इतने से समझ लीजिए आप। ये पहाड़ का इकलौता मेडिकल कॉलेज आपके जमीन में, आपकी जमीन में, और ये मेडिकल कॉलेज रिफर सेंटर के अलावा कुछ नहीं है। जो पहाड़ की माँ बहन नौजवान साथ आता है, कोई 20, 150, 250 किलोमीटर साथ अपने किसी प्रियजन को लेकर के वो सोचता श्रीनगर 3 घंटे में पहुंचेंगे तो उसको इलाज मिलेगा। यहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा के उसको एम्स, जॉली ग्रांट भेजने का काम किया जाए। मिलता क्या यहाँ इलाज? अरे मैं आप बता दीजिए, हमारा तो सौभाग्य था कि यहीं के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यहीं पे मेडिकल कॉलेज है, क्या यहाँ डॉक्टर नहीं होनी चाहिए? सोचिए, श्रीनगर जब मैं आपको आज बता रहा हूं, वहां बड़े बड़े बिल जब आते हैं, और एम्स के अंदर मैंने सरकार को विधानसभा में पूछा कि वोट हमारा चाहिए, आपने 750 राजधानी क्यों एम्स में लगा रखी? अरे दीदी बोलियो, एम्स में जाओ ना, पहाड़ का कोई आदमी जाता है तो ये एम्स वाले सोचते हैं कि पहाड़ का कोई मुर्गा आ गया मुर्गा। हम कर्जा लेके अपने मरीज को ले जाते हैं, रिश्तेदारों से ले जाते हैं, अपनी जमीनें बेचते हैं, और पैसा इकट्ठा करके जब हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका दर्द सर में होता है, ये हमारे पांव को करा देंगे, तुम्हारा इतना बिल निकाल देते हैं कि आदमी आखिरी में सोचता है वापस जाना यार ठीक रहेगा, इलाज नहीं हो पाता है। अरे जो आदमी पैसा दे के लगेगा वो पैसा ही कमाएगा। अरे क्या आप सोच लीजिए, क्या हमारे बच्चों ने बीएससी नर्सिंग नहीं कर रखी, डी फार्मा नहीं कर रखा, डी फार्मा नहीं कर रखा, जेएनएम नहीं कर रखा, एएनएम नहीं कर रखा? कोई मेरी भतीजी लगती वहां, कोई भतीजा लगता मेरा, कोई हमारा नौजवान साथी लगता, वो आपको लेने भी आता नहीं एम्स में? आता नहीं आता? आपको कमरे पे भी रखता, आपको खिलाता भी, ईश्वर न करे किसी को एम्स जाना पड़े तो, और इलाज भी करा के आपको भेजता भी। लेकिन क्या औरों को दया हो सकती? एम्स हमारे राज्य में बना, राज्य में कह रहे उत्तराखंड के लिए बना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 90% लोगों का इलाज होता, वहां 90% लोगों का इलाज होता है। और आज आपको बता रहा, हम जनप्रतिनिधि हैं, कोई हमें फोन करते क्षेत्र से, आज एम्स में सिफारिश कर दो, हमारा कोई बीमारी जा रहा, बीमारी तो डूबते को तिनके का सारा, लेकिन वहां सुनी नहीं जाती हम लोगों की। आप बताएं, इसलिए एम्स बनाया? इसलिए क्या ये राज्य बनाया? हमारी पीड़ा, हमारे दर्द, हमारे संवेदनाओं को तो सारा पाप किया जा रहा, तो सारा पाप। ये बात सरकारों की नहीं, बात पार्टियों की नहीं, बात राज्य के अस्तित्व की है, बात आने वाले नौजवानों के अस्तित्व का है। जब मैंने सरकार को पूछा कि मैंने कहा हम तो केदारखंड की पवित्र भूमि से आता हूं मैं, और आपको बता रहा हूं, अभी तो यहाँ पे पांडवों की बात हो रही थी, मैं आपको बता रहा हूं, और क्योंकि बाबुलकर भाई जानते ही हैं कि केदारखंड की इस पवित्र भूमि में, जहां मेरी विधानसभा भी, नारायण के नाम पे विधानसभा, मैंने कहा मेरी विधानसभा में 18 पुराण लिखी गई, श्रीमद् भागवत लिखी गई, महाभारत लिखी गई, मां गंगा का उद्गम स्थान है। कह रहे थे कि 60 करोड़ लोगों ने स्नान कर दिया कुंभ में, सुना होगा आप लोगों ने। अरे मैं पूछा, मां गंगा यहां से नहीं जाती तो तब पढ़ना स्नान करते लोग, तब पढ़ना स्नान करते? अरे किसी भी सनातन संस्कृति का कोई भी हमारा जो बड़ा बड़े जो धाम है, उनका अस्तित्व मां गंगा से है। और मैं आपको बता रहा हूं, पांडु के सर में तो पांडव ही पैदा हुए, उनका बचपन ही वहां गुजरा मेरी विधानसभा में। और ऐसी पवित्र भूमि से ये सरकार उत्तर भारत के इकलौते ज्योतिर्लिंग को, बाबा केदार को दिल्ली बुरारी ले जा रही। क्या बर्दाश्त करेंगे? सोचिए ना जरा, जोर डाले अपने दिमाग पे। क्या सरकार को इसलिए चुना हमने? 4 धाम की बात की जा रही, कह रहे हमारी संस्कृति को मजबूत करना है, सनातन संस्कृति के ध्वजधारण बनने की बात करते हैं,
और संस्कृत में ऐसी चोट कि इकलौता जो हमारा 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में इकलौता ज्योतिर्लिंग बाबा केदार है, उसको दिल्ली बुला के ले जा रही सरकार। व्यवस्थाएं देने की बात करेगी सरकार। मैंने पूछा कि मैंने कहा बाबा केदार का दिल्ली में धाम बनाने की जरूरत क्या है आपको? गलत बोला प्रभाकर भाई, बता दीजिए क्या कांग्रेस की बात है ये? अरे ये सबकी बात है हमारी। अरे मैंने कहा तुम ये बताओ, तुमने हरिद्वार में शराब की दुकान क्यों खोल दी? अरे आपने ऋषिकेश में शराब की दुकानें खोल दी, आपने बद्रीनाथ के पास शराब की दुकानें खोल दी। मैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी सरकार की, और हमारे बच्चों को नौकरी के बजाय आप नशा देने की बात करेंगे। सरकार आज एक चीज ला रही, कानून लाई है कि पहाड़ में शराब की फैक्ट्रियां लगा दो तो उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। अरे आध्यात्म की भूमि में सरकार इसलिए लाए हम इसलिए मैं इन चीजों को कह रहा हूं, ये सोचना पड़ेगा राज्य के हित में हमारे बच्चे किस दिशा में जाएंगे। स्थिति ये है मेरी दीदी बोलियो, आपने राज्य को आंदोलन करके लिया। पीड़ा मुझे तब होती जब लोग फोन करके कहते हैं विधायक जी जरा मेरे भतीजे को शराब के ठेके में लगा दो। अरे विधायक इसलिए बना है तुमने, उस बच्चे की जो संगत होती वैसे उसकी नियत होगी। अगर वो शराब के ठेके में काम करेगा तो उसकी सोच भी वही जाएगी। क्या इसके लिए राज्य बनाए हम? क्या इसके लिए हम काम कर रहे हैं? मैं इन चीजों को इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों के साथ बहुत छलावा हो रहा है। हम लोगों का जो मूल निवास का जो मामला, अस्थायी निवास का मामला है, उसका फर्क कहां आ रहा आप समझ लीजिएगा। हरिद्वार उधम सिंह नगर के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों 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 लोग आ रहे हैं। वहां भेड़ बकरियों की तरह लोग आ गए। छोटी छोटी नदी नालों पे कब्जा हो गया है। कुछ हिस्से में देहरादून के कब्जा हो गया है। कौन कब्जा कर रहा? पहाड़ का आदमी कब्जा कर रहा वहां। मैं पूछा पहाड़ का आदमी कब्जा कर रहा वहां? ये सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, राजस्थान के लोग आके कर रहे हैं। और इनकी पॉपुलेशन ऐसी बढ़ रही है, एक साल में इनको अस्थायी निवास देकर के उत्तराखंड के हकूक पे इनका अधिकार दिया जा रहा है। और कल के दिन परसिमन जनसंख्या पे हो गया तो आप समझ लीजिए मैं दीदी बोलियो कि आपका बच्चा बर्तन धोने लायक बनेगा इस प्रदेश में, बर्तन धोने के लायक। ये मैं बता रहा आपको, आप लोगों को, ये सरकारों को, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, व्यक्ति वो महान है जो सरकार के गलत कामों का प्रतिकार करे। मैं तो विधानसभा के अंदर भी कह रहा, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो सत्तापक्ष के विधायकों से भी कहा कि ये अपने क्षेत्र में जाके दिखाएं। आपको भी पूछना चाहे कि जब उत्तराखंड की बात होती, स्वाभिमान की बात होती है तो आप चुप क्यों थे? आपको जान के ताज्जुब होगा, केवल पौड़ी और टिहरी लोकसभा से भाजपा को 28 में से 25 विधायक मिले, 89% बहुमत मिला है, तब वो सरकार बनी है, तब वो मंत्री बने हैं जो हमको गाली देने का काम करें। क्या इसके लिए वोट डाल रखा हमने? खुद सोचिए, मंथन कीजिए आप लोग। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये पहली बार गाली नहीं दी गई। 2021 में भराड़ी सैन में एक रुद्रपुर का विधायक आता है और गैरसैंण सत्र के दौरान हमको मां बहन की गाली दी के जाता है। वो तो नारायण की कृपा थी, वो चुनाव हार गया 22 का। एक विधायक खानपुर का तमचा लहरा के पहाड़ियों को मां बहन की गाली देता है, वो भी ईश्वर की कृपा रही, वो भी चुनाव हार गया 22 का। लेकिन तुम कब जागोगे? और जब आप ये बताओ सड़कों पे हमको गाली दी जा रही, अब तो जहां वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जहां 42 लोग ने शहादत दी और उस उनकी फोटो लगा रखी है, मैंने तो कहा अच्छा विधानसभा बनाने से राज्य अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा 42 लोगों की फोटो लगा करके अंदर गाली देने से राज्य नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वहां जाकर के विधानसभा के अंदर हमको गाली दी जा रही। गाली, अरे मैंने क्या मांगा? आप मेरे वीडियो देख लीजिएगा। विधानसभा के अंदर जो चीजें, मैंने कहा पहाड़ में पलायन हो रहा, खेती बर्बाद हो रही, सुअर बंदर खेती खत्म कर रहे। मैंने कहा पहाड़ों में पानी नहीं आ रहा, पहाड़ों में स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा के हाल है। मैंने कहा सड़क ये नहीं है। मैं तो 4 धाम की बात कर रहा हूँ। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। मेरी चंदौली जनपद में 80% अधिकारी नहीं है, 80% अधिकारी। मैं तो जाके मुख्यमंत्री को कल चिट्ठी देने वाला हूँ। क्या आप कह रहे 4 धाम बढ़िया हो रखी है और 7 साल से ओपन टू कम्युनिकेशन में पैसा नहीं दे रखा। आपदा की बात की जा रही है, हम आपदा में बहुत काम कर रहे हैं। जब आप सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी का पैसा नहीं दे पा रहे तो आप सड़कें खोलेंगे क्या? क्या उम्मीद करेंगे आपसे? अरे मैं आपसे ये चीजें कह रहा हूं कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी है कि उन चीजों पे काम करे, लेकिन सरकार केवल और केवल ध्यान डाइवर्ट करने का काम करे। और आपके अंदर
एक साजिश रची जा रही पहाड़ काटने, चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो रुड़की में रह रहा, चाहे वो हरिद्वार में रह रहा, चाहे देहरादून में रह रहा, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं पहाड़ प्लेन्स करने नहीं आया हूं। मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि पहाड़ की बात कर रहे। अरे भाई, मैं पहाड़ का दम लोड़ा हूं, पहाड़ की तो बात करूंगा ना, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। दीदी बोलियो, मैंने पहाड़ प्लेन्स नहीं किया, मैंने नहीं कहा मंत्री के कान में कि पहाड़ियों को गाली दो तब मैं चाहिए बात कहूंगा। लेकिन इस सरकार की नीति रीति नहीं पहाड़ प्लेन्स है। जैसे आपने कहा भू कानून विधानसभा के पटल पे लाए और 11 जिलों को लागू किया, 2 जिले छोड़ दी। क्या वो 2 जिले इस राज्य के नहीं है? वो कानून इतना अच्छा है तो क्यों लागू नहीं किया गया? आप बता दीजिए। हम मूल निवास की मांग कर रहे थे, हम भू कानून की मांग कर रहे थे, आप लेके आ गए यूसीसी की बात की जा रही है। मैं कह रहा हूं, समझ लीजिए, सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों में सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार माना गया। विवाह संस्कार दीदी बोलियो, जो चीज बोलने सबसे औचपति सुचाव जो क्या बोल जे गुलाम जीवन। तो अगर बीबी खेती बाड़ी से आए, नौकरी करके आए, गर्म चाय पिलाए, तो अगर भीग के आए वो चाय पिलाए, कहीं थक के आए तो पानी पिलाए। और दीदी बोलो, सबसे खराब पति सुचाव जो पति पत्नी दिन भर काम करके आती है और शाम को दारू पी करके और घर में पंगा शुरू करता है। और उससे बड़ा घंट पति वो है जो पत्नी को छोड़ देता है। जो पति नहीं पाल पाएगा वो क्या समाज को चला पाएगा? गलत बोला तो बता दीजिए, गलत बोला ना, बता दीजिए। मैं इसलिए इन चीजों को कह रहा हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र पूजनते नारी रमते तत्र देवता। हम कहते हैं जय श्री राम बोलने से सनातन संस्कृति मजबूत होने वाली नहीं, गांठ बांध लीजिए। हम कहते हैं जय श्री राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, कोई संस्कृति तब मजबूत होगी जब उस संस्कृति को मानने वाले मजबूत होंगे। कोई संस्कृति तब समृद्ध होती है जब उस संस्कृति को मानने वाले समृद्ध होंगे। कोई संस्कृति तब सक्षम होती है जब उस संस्कृति को मानने वाले लोग सक्षम होंगे। लेकिन उन लोगों को अगर हम इस तरह का कैंसर देंगे, बेरोजगारी का कैंसर देंगे, हम उनको शराब का कैंसर देंगे, नशे का कैंसर देंगे, वो संस्कृति की प्रगति की ओर नहीं जा सकती है। वो संस्कृति गर्त की ओर जा रही, गर्त की ओर। ये सोचना पड़ेगा। आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा, नहीं मिल रहा। आज हमको एक तरफ गर्व होता है कि हमारी एक बहन सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से आ रहे, अंतरिक्ष से 9 महीना रह के आ रही। आज ये AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। और हमारे यहाँ तो प्रचार किया जा रहा, दीदी बोलियो, कि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। बहुत प्रचार किया जा रहा। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, ये भी कहते होंगे बस बहुत पोस्टर बैनर लगते हैं डिजिटल इंडिया के, लगते ना, सब कहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, हम डिजिटल इंडिया में नहीं, हम डिजिटल यूजर हैं, डिजिटल यूजर। अमेरिका का एलन मस्क एक ऐप बनाता है, क्रॉप ऐप, एक गिबली ऐप बनाता है। दीदी बोली सुबह शाम पे डाउनलोड करना चाहिए ना, आकाश ने मुझे अपना देखकर नहीं खर्चा है। मैं ये बता रहा हूं, उससे क्या होता, तुम यहाँ डाउनलोड करते वो पैसा अमेरिका को जाता है। हम कोई ऐप बनाते नहीं है, हम यूजर है, यूजर। और ये हमको समझना पड़ेगा, हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल यूजर है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, हम कह रहे 85 करोड़ लोगों को, मैं बहुत चीजें कहता, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं। हम कह रहे 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, कह रहे यही बात कह रहे हैं। आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने सस्ते गले की दुकान की। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, और जो गांव में थोड़ा तेज तरार महिला होती, जैसी यहाँ दीदी है वैसे कहती गांव की इंदिरा गांधी है, तब कहते नहीं कहते दीदी। इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण का होता। उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। एक उन्होंने एक बड़ी काम किया, बहुत सारे उन्होंने रेवोल्यूशन है, लेकिन बड़ा काम उन्होंने किया कि जब देश को जरूरत थी, कोई भी सरकार आती है, उस सरकार की जवाबदेही होती है कि किसी भी सरकार का जवाबदेही होती है कि जनता के हित में कोई भी योजना चलाए, योजना चलानी पड़ती है। और मैं आपको वेलफेयर की स्कीमें सरकारें चलाती है। इंदिरा गांधी ने भी चलाई, उस सस्ते गले की दुकान उन्होंने खोली। उस सस्ते गले की दुकान में इस प्रकार के आइटम मिलते थे नहीं मिलते थे? चाय पत्ती, चीनी, राशन और थैला लेके जाते थे, सब लोग जाते थे। मटेरियल भी मिलता था, मैं तो कई जगह कहता हूँ। और वो बोतल कांच के आके ना वो फट पहुंच गया, अब तो लगे पड़ अच्छा बहुत बोल पड़ी बोल पड़ रहा। और उसका लाभ में था कि डाला जाता था
सुबह बना साफ कर देता हूँ, आता नहीं आता है, ऐसी स्थिति है। लेकिन उस सस्ते गले की दुकान पे इंदिरा गांधी ने कभी अपना फोटो नहीं लगाया, कभी नहीं लगाया अपना फोटो। लेकिन सरकार 2 रुपया किलो राशन दे रही, 10 रुपए की, 5 रुपया किलो 10 रुपया, और 2 रुपया गेहूं दे रहे 10 रुपए की, और 80 रुपए की इतनी सुंदर फोटो धामी मोदी जी की लगा रहे हैं। देखो ये फोटो बेच दिखाओ, इधर अच्छे से रिपोर्ट डालो। मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, सोचो यहाँ पर जो 80 रुपए की फोटो में 20 रुपए का राशन दिया जा रहा है ना, तुम्हारी राशन की क्वालिटी गिरा दी, क्वांटिटी कम कर दी, और उसमें तुम्हारा प्रचार करे। कैसा? जब मैं ध्यान की मोजी भाव लगे बोल रहा हूँ और दिल भर प्रश्न में कहते तुम खान बोल, अरे हमारा पैसा टैक्स का पैसा और हम ही पैसा दिखा रहे। अरे सोचे जरा, मैं इसलिए इन चीजों को कह रहा हूं आप लोगों को, और मैं बहुत बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि पहाड़ की माँ बहनों से मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं अंकिता के घर भी गया, जब आपने अंकिता की बात कही मैं उसके घर भी गया और तुम्हारे पास की, लेकिन आपके सीने में दर्द नहीं होगा ना, आंखों में आंसू नहीं आएगा। क्या आप अपनी बेटी का इंतजार करेंगे? आप अपने घर में आने का इंतजार कर रहे। मैं उस अंकिता के घर में गया और वही गौर पठाई उठ पठाई ऐसा थोड़ा जाना, बहुत छोटा सा घर है, और वो उस माँ की मार्मिक बातें सुन के मेरे आंसू आ गए। वो कह रही मेरी लड़की ने इंटर किया और मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहती थी, मेरी स्थिति नहीं थी पढ़ाने की। और जब उसने कहा माँ जिया मुझे पढ़ा दे, मैं नौकरी का खर्चा निकाल दूंगी, कह दे मुझे कान के कुंडल मिले थे शादी में, वो बेच के मैंने उसको होटल मैनेजमेंट करवाया। उस माँ ने वो कुंडल बेच के होटल मैनेजमेंट करवाया था। पहली नौकरी में जो उस लड़की के साथ हुआ, क्या वो बर्दाश्त किया जा सकता? आज उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, न्याय इस देवभूमि कहा जा रहा, न्याय नहीं मिल पा रही बेटी को, और हम लोग खड़े नहीं है उसके साथ, संभव नहीं खड़े हैं। और हम कैसी जगह खड़े हैं? आप जगह सोचिए कैसी जगह खड़े हैं कि मान्य महेंद्र भट्ट जी हमारे राज्यसभा सांसद है, मेरे घर के लोग, उनका राज्यसभा में एक बयान आता है कि पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या आ रहे, रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के मुसलमान आ रहे। और आपको भी लगता है यार अच्छी बात कह रहे कि बंगाल के मुसलमान कहां से घुस रहे, ये रोहिंग्या कहां से आ रहे। आप भी कहते ममता बनर्जी बहुत खराब होगी, मैंने भी नहीं देखी ममता बनर्जी, लेकिन लगता के दूर में मेरा, लेकिन दीदी बोलियो जरा दिमाग में चोट डाल। अगर मेरे विधानसभा के अंदर बढ़ौती लास्ट जगह है, चाइना और इंडिया बॉर्डर के पास बढ़ौती जगह है, बढ़ौती में अगर चाइनीज आ जाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है। वहां पुलिस लगी है क्या? अरे वहां बॉर्डर स्कॉट लगा है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा है। अगर वहां चाइनीज आता है तो केंद्र सरकार फेलियर है, जिनके अंदर पैरामिलिट्री फोर्स आती है, जिनके अंदर सशस्त्र बल आते हैं, वो जिम्मेदार। अगर पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या आ रहे हैं तो दिल्ली की सरकार फेल है। लेकिन तुम्हें नैरेटिव ऐसा डाला जाता है, तुम सोचते कि वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट को बन पा रही। सारी एजेंसियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां विपक्षी आवाज को दबाने के लगभग बुटोला विधानसभा में कह दिया ना, तो नोटिस पे नोटिस भेज दी। वो एजेंसियां वहां काम करती है, वो बहुत तेज दौड़ती था। किसी ने दूसरे ने कह दिया तो दौड़ाने का काम करे। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजपा को 47 विधायक दी थी, भाजपा की बुराई करने नहीं आया हूं, लेकिन सुन लीजिए आप, 47 का बहुमत था और पौड़ी लोकसभा में 14 में से 13 विधायक थे इनके पास। बद्रीनाथ के विधायक को ले जाने की जरूरत क्या थी? अरे सोचो ने क्या जरूरत थी बद्रीनाथ के विधायक को ले जाने? लेकिन ये चाहते हैं कि विपक्ष तो विपक्ष का विधायक इनको कटघरे में खड़ा करेंगे। ये नहीं चाहते कोई इन पे सवाल उठाए, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का काम करे। और मैं बता रहा हूं, बद्रीनाथ की जनता पे फख्र के साथ कह रहा हूं, उन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो मुझे जिता के संविधान पे कृपा की, उन्होंने लोकतंत्र में दल बदल के उन्होंने कानून दिया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जनादेश का अपमान करेगा उसको हम फर्श में लाने का काम करेंगे। और दूसरा, उन्होंने सनातन संस्कृति पे कृपा की है। केदारनाथ से जो ये बाबा केदार का धाम बना रहे थे दिल्ली में, उस धाम पे भी दाम कम करने का काम किया। ये बद्रीनाथ की जनता की ताकत है। और आप लोगों की ताकत होगी, कोई सरकार, कोई भी सरकारें हो, कोई सरकार में दम नहीं कि तुम्हारे विरुद्ध कोई कानून ला के आ जाए। किसी सरकार में दम नहीं है कि जो तुम चाहो न कर पाए, लेकिन तुम क्या करें चुनाव में, हम सिंबलों के गुलाम हो जाए। कुछ भी करेंगे, आपके पास एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूं और खुल के इस मंच से कह रहा हूं आप लोगों को कि देवभूमि की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को खत्म किया जा रहा है। आप तो कह रहे थे घरवाली बोलने नहीं दिया जा रहा है,
अरे पहाड़ हमारा गढ़वाल का राज्य की खत्म कर दिया। 16 साल बाद हरीश रावत जी ने उसको चालू किया था, लगाया, बनाया, वो गाया नहीं जाता कहीं। जिस राज्य का राज्य गीत किसी को पता नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं, तुम भी है कि हमको किसी को राज्य गीत याद नहीं है, कौन सा राज्य गीत हमारा। जब हमें अपने राज्य गीत का पता नहीं है तो हम अपनी संस्कृत को क्या बचाएंगे? कहीं बचता हमारा राज्य गीत? कहीं सुनाई देता है? हमारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा, खत्म किया जा रहा, हमारे ऊपर यूसीसी थोपा जा रहा। अरे एक चीज बता दीजिए दीदी बोलियो, मैं यूसीसी में इसलिए कह रहा था, मैंने जब कहा कि हमारे 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है, आप ये बता दो लिव इन रिलेशनशिप को क्या मान्यता दी जा सकती है? अरे दीदी बोलियो, तुम तो यहाँ पे रहते हैं, लोग दूर दराज के गांव सब भिखिया यहाँ भेजते हैं। सिंगनगर में मेरी बेटी पढ़ेगी, बीएससी करेगी, एमएससी करेगी, किराए के घरों में रहती है, रहती नहीं रहती, कोई मेडिकल के लिए आएगी। वो लड़की ना 18 साल की होगी और लड़का 21 साल का होगा ना, वो यहाँ से अपने किसी लड़के को शादी करके लाएगा ना, अगर तुम उसको गरम गरम परोठा नहीं खिलाएंगे ना, तो पता चल रहा दोनों को नहीं खिलाएंगे तो पता चल रहा वो तुम्हें पूरी सारी जेल में डाल देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये कानून जो इन्होंने इनको अधिकार दे दिया, जब बच्चा गलत करता, 16 साल 17 साल 18 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है? अगर उसने रास्ता गलत पे अपना दिया, हम डांटते फटकारते, उसको समाज की चिंता होती, माँ बापों की पीड़ा की चिंता होती, वो गलत कदम नहीं उठा। अगर किसी बच्ची से हो भी गया तो डांटते फटकारते, हम समझाते थे बेटा ऐसा नहीं करना, वो सही रास्ते आते। लेकिन जब उसको कानूनी अधिकार दे देंगे, कानूनी कागज लेके लाके वो आ जाएगी और तुम्हारे घर पे कब्जा कर देगी, जो तुम्हें आज अच्छा लग रहा ना, ये पता चलेगा तुमको कि कानून मैंने विधानसभा में कहा था। ये आप बता दीजिए, ऐसे लड़की को कोई पनाह देगा कानूनी? अरे जो ऐसे काम करे उनको सजा देने के बजाय रावत जी उनको ये प्रश्रय देने का काम करे। आप खुद सोचिए माँ बहने, और कह रहे भाई लड़कियों को अधिकार देने की बात कीजिए, क्या अधिकार दिए जा रहे हैं? अरे अधिकार देना उनको शिक्षा में दीजिए, रोजगार में उनको अधिकार दीजिए, चुनाव में उनको अधिकार दीजिए, फ्रीडम दिया जाना चाहिए, लेकिन फ्रीडम अनैतिक नहीं दिया जाना चाहिए। आज पाश्चात्य संस्कृति रिसर्च कर रही है कि सनातन संस्कृति में ऐसे क्या कारण है कि सनातन संस्कृति में तलाक नहीं होती है, शादियां सक्सेस होती है, और वो इस ओर आ रही है। और हमारे यहाँ ये स्थिति पहुंच रही है कि शादी के 6 महीने बाद सुनने में आ रहा है इसका तलाक हो गया, सुनने में आ रहा उसका झगड़ा हो गया, सुनने में आ रहा उसका यह हो गया। जो ये चीजें चल रही है, हम सबकी जवाबदेही, सबकी जवाबदेही, नैतिक जिम्मेदारी है। और इस नैतिक जिम्मेदारी का हम सबको मिलकर के, सबको एक साथ होकर के, एकजुट एकमुठ होकर के इसका हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। इस लड़ाई में मत रहिए, इस लड़ाई में मत रहिए। ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का है। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के एक दिन मोदी जी आ जाते हैं, योगी जी आ जाते हैं, अमित शाह जी आ जाते हैं, और उस एक दिन में मोदी जी कहते दीदी बोलियो ठीक छे तुम हैं, अरे तुम बस जो लगे तुम जो हैं। एक बात का ध्यान भाई, आप बताओ कितने आई? मैं एक बात कह रहा हूं, और एक चीज और सुन लीजिए, मैं खाने जी इसको बहुत गौर की। हमारी आप समझ, जितने भी हिंदुस्तान में रेजिमेंट है, ये हमारे कैप्टन साहब भी बैठे बाजी, इसलिए मुझे पर है आपकी, आप भी पेंशन रिटायर्ड है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमारी 26 रेजिमेंट है। गढ़वाल की 22 गढ़वाल राइफल है, 3 RR है, 1 बॉर्डर स्क्वाड है। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि पहाड़ का गढ़वाल रेजिमेंट एक ऐसा रेजिमेंट है जहां प्योर और पहाड़ी भर्ती होता है, प्योर पहाड़। बाकी चाहे कुमाऊं रेजिमेंट जाओ, सिख जाओ, सब जगह मिक्स होते हैं। हमारा बच्चा चाहे कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है, हमारा बच्चा चाहे नाका में हो सकता है। लेकिन पहाड़ रेजिमेंट का एक स्वरूप होता था कि केवल पहाड़ी बच्चा भर्ती होता था। गौचर मेला होता था, सिंहनगर मेला होता था, बच्चा हाई स्कूल इंटर करता था और वो बच्चा 10 पास कर करके फौज में भर्ती हो जाता था। माँ मेहनत करते अगर बच्चा भर्ती हो गया ना दीदी बोलियो, वो बच्चा आता अपनी बहन के लिए भी कोई अच्छा सा गिफ्ट लेके आते। कई गरीब के परिवार में उसकी शादी होती ना, शादी तो अपनी सियाली को भी वो 2 रुपए की मदद करता, अपने छोटे भाई को वैसा में पढ़ाता, और मैं वैसा भी में पढ़ा। तो आपको बता रहा हूं, ये मददें होती थी। लेकिन इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ट्रेडमैन की भर्तियां खत्म कर दी। और में ट्रेडमैन की भर्तियां नहीं हो रही वर्षा, सुन लीजिए, हमारे हर साल लगभग 2-3 हजार बच्चे भर्ती होते थे, इतने रिटायर होते थे। लेकिन 2014 के बाद भर्ती नहीं होती थी। मैं आपको बता रहा हूं, भर्तियां खत्म हो गई। और आज ये स्थिति है दीदी बोलियो,
कि गढ़वाल रेजिमेंट के अंदर भर्तियां खत्म हो गई, बॉडी स्कॉट हमारी जो खत्म हो गई, जो हमारी मूल वो थी फौजी पेंशन लाता था, उसका जीवन उन्नति तक कोई पाल देता था, वो खत्म करने का काम किया जा रहा है। तुम्हें नैरेटिव दिया जा रहा है और नैरेटिव के अंदर केवल जो नैरेटिव तुम्हारा रोजगार छीना जा रहा है, और रोजगार छीना जाएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो तुम इसलिए इस समय यहाँ पे अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के आ रखे हैं क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड नौकरियां करे, क्योंकि तुम नौकरियां कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे बच्चे जब बेरोजगार होंगे ना, पहले फौज में भर्ती होने के लिए भर्ती 4 बजे उठ के बच्चे दौड़ते थे ना, लेकिन अब 11 बजे तक बच्चा बिस्तर से उठ नहीं रहा, माँ बाप हिला के उसको उठा नहीं पा रहे, तो उसको पता है दौड़ के क्या होना जब भर्ती नहीं होना। और भर्ती भी ऐसे हो रहे हैं, अगर कोई फौज में भर्ती हो गया, साहब सगाई में कह रहे लड़का फौजी मिल गया, और शादी में कह रही रिटायर हो गया, बस ऐसे ही वीडियोज में आ रही थी। अगर ससुर अगर उसका फौज में होगा ना, फौज में, तो जवाई पहले रिटायर आ जा रहा। लड़की मायके 100 साल से मायके आ जाए, कह रहे बेटा नौकरी क्यों नहीं जा रहा, जवाई कह रहे रिटायर हो गई, और उसकी तारीफ की जा रही। अरे उतने भर्ती करो ना जितने चाहिए हमको, फर्जी गलत बोला ना, आप बताओ है। तुम्हारे चीजों पे सुन लीजिए, मेडिकल में जा रहे हैं राजस्थानी, तुम्हारे पोस्ट ऑफिसों में है हरियाणा बिहारी, फौज में तुम्हारी नौकरियां खत्म करके यहाँ भी आप कह रहे हैं कमाई लोग भर्ती होंगे, गढ़वाल फल को प्योर नहीं माना जा रहा, यहाँ भी मिक्स भर्ती की जा रही, और तुम्हारे रोजगारों को छीना जा रहा है। जो नौकरी लगी उनको कह रहे पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और उसके बाद कह रहे हम समृद्ध भारत की ओर जा रहे हैं। कैसा समृद्ध भारत है दीदी बोलो, ये सोचिए आप कि आज हमारा रुपया भूटान के रुपये से नीचे हो गया, भूटान का रुपया हमारे रुपया से मजबूत हो गया। आज हम दुनिया के 10 सबसे मजबूत राष्ट्र थे उससे बाहर हो गए, जो सैनिक प्रक्रिया में 10 मजबूत राष्ट्र थे उससे भी बाहर हो गए, जो चौथे नंबर पे थे हम। आज हमारी इकोनॉमिक स्थिति यह है कि फाइनेंशियल स्थिति में 20 राष्ट्रों से हम बाहर हो गए। अमेरिका हथकड़ी पहना रहा हमको, दीदी बोलो हंगर इंडेक्स में 105 नंबर पे हम। 2,86,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। तुम्हारा बच्चा कोई पैदा हो रहा होगा ना, छोटा नाती किसी का, वो भी 40-50 लाख के कर्जे में चले गए। ये हमको मंथन करना पड़ेगा। और ये भविष्य में इसलिए कह रहा हूँ कि राष्ट्र की बात अलग, लेकिन क्यों आज पहाड़ की बात की जा रही है, पहाड़ पे मैं जरूर कह रहा हूँ, ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर परसिमन में तुम लोगों ने साथ दे दिया, मैं तो कहूंगा ही, मैं तो आज भी चैलेंज कर रहा हूं कि विधानसभा में मैं कह दूंगा, ये तो हमारी मुंडी कट के होगा यहाँ परसिमन, यहाँ सीट बढ़नी चाहिए। अगर सीट घट गई ना दीदी बोलियो, तो मैं बता रहा हूं आपको, आप विधानसभा में नहीं घुस पाएंगे, आपके हिसाब से कुछ बनने वाला नहीं है। ये आपको समझना, ये मंथन करना पड़ेगा। और उत्तराखंड के परसिमन में 2 चीजों में आपको कह रहा हूं, मैं जरूर ये समझ ली। पहली मेरी मांग ये है कि उत्तराखंड में परसिमन जो 2007 से पहले था, उससे भी 40 सीटें पहाड़ में होनी चाहिए। क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ परसिमन होना चाहिए, ब्लॉक में यहाँ विधानसभा होनी चाहिए। मैं आपको पहली बात तो मेरी है, इस पे सारे लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। दूसरा मेरा ये मानना है कि पहाड़ की जो यहाँ के प्रकृति है, प्राकृतिक संसाधन है, उन रिसोर्सों पे हमारा अधिकार होना चाहिए, उसका हमें प्रतिफल मिलना चाहिए। पहाड़ के लोगों को फ्री बिजली पानी मिलनी चाहिए, कम से कम डोमेस्टिक फ्री होना चाहिए, और कॉमर्शियल 50% सब्सिडी के साथ मिलनी चाहिए। ये लड़ाई सब मिलकर लड़ेंगे ना, तो निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन बटेंगे अगर यही होगा कि 18 दिन का चुनाव होता है, जिसके पास ये है खिलाने पिलाने के लिए, और वही करना है, तो वो राज्य की सूट जाएगा। आप समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों को बहुत चीजें कह सकता हूँ, बहुत चीजों पे मेरा वो है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ भू कानून के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बैठाने जी आपको भी कह रहा हूँ सर, और विशेष का प्रभाकर राय मैं कह रहा हूँ कि भू कानून पे हम चाहते हैं कि भू कानून यहाँ का वो बने कि जो इस राज्य में पहले से रहे। अस्थायी मूल निवास को खत्म किया जाना चाहिए। ये यहाँ की पूरे देश में जब नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। ये हमको समझना पड़ेगा। हमें तभी आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, हमें तभी सरकारी सुविधाओं का लाभ हमारे बच्चों को मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात है कि परसिमन का जो मैंने आपसे कह दिया, एक तो ये कह रहा हूँ परसिमन पे निश्चित रूप से जो लोग नीचे बैठ रहे हैं, जो नीचे हरिद्वार उधम सिंह नगर की पॉपुलेशन, ये सरकार कह रही बार बार, पिछली बार की रिपोर्ट आई हरिद्वार के अंदर 35% लोग ज्यादा पड़ गए, सुना होगा आपने। ये 35% लोग कहां से आ रहे, और ये 35% का मतलब है 35% तुम्हारा हिस्सा खा रहे। 84% भूभाग है हम लोगों का, पहाड़ी राज्य का, और हमें विकास का 14% पैसा नहीं मिल रहा। और ये 2 लोग 16% में बैठे हुए हैं, 84% विकास का पैसा ले जा रहे हैं। ये आपको सोचना है। हमारे रिसोर्सों का संरक्षण संवर्धन हम करें, दोहनी नीचे वाले करें। मैं आप लोगों को जगाने आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाह रहा हूँ कि तमाम लोग आए। मेरे कोई लक्ष्य ये नहीं मैं किसी की बुराई करूं,
मैं किसी सरकार की क्रिटिसाइज करने नहीं आया, मैं आत्मावलोकन की बात है, आत्मचिंतन की बात है। और हमें सोचना है कि वास्तव में कि राज्य किस ओर जा रहा है, हमें सोचना है कि वास्तव में हम किस राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं, यहाँ की नीति क्या है, रीति क्या है, यहाँ का जो सरकार का जो डायरेक्शन है वो किस ओर है। और किसी सरकार की अगर अच्छी नीति नहीं होगी ना, वो राज्य आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे आपने कहा कि जड़ें खत्म कर देंगे तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं हो सकता, और ये जड़ों पे हमारी मट्ठा डालने का काम होगा तो आप समझिए कि उस पेड़ सूखने। मैं पुनः आप लोगों को, तमाम लोग जितने भी आए इस संगोष्ठी में आए हैं, तमाम लोग जितने भी पूज्य लोग आ रखे, हमारे मैठानी जी हैं, और तमाम लोग जितने भी लोग आ रखे, सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और ये साथ आप लोग देंगे तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। और आप लोग जिन चीजों को लेकर मुझसे बात करेंगे, और मुझे भी जो विधानसभा में उत्तराखंड की हित में उठाना पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से बेखौफ आपकी आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।